खबरों को शुरुआत कर लेते हैं तो बूंदी में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ओम बिड़ला, जिन्होंने करवट क्षेत्र में जनसंपर्क किया है और इस दौरान सभाओं की संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने समाज को बांटकर राज किया है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पिछले 10 सालों से लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया है। ओम बिड़ला ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव के दौरान आमजन को अफवाह का शिकार बना रही है। मोदी जी ने इस बार 400 पार सीटों का नारा दिया है। ओम बिड़ला ने संविधान बदलने वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस भी जनता से जाकर कह रही है कि 400 सीटें पार होने से संविधान बदला जाएगा, जबकि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। हम पहले भी पूर्ण बहुमत थे और अभी भी पूर्ण बहुमत में हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी पूर्ण बहुमत में रहे हैं, लेकिन कभी हमारी सरकार ने संविधान बदलने का नहीं सोचा है। तो कहने लगे 400 पार हो जाएंगे तो संविधान परिवर्तन कर देंगे मोदी। ये उड़ाई ना हुआ, उड़ाई हुआ। मोदी जी ने आम सभा में कहा कि कोई संविधान परिवर्तन कर नहीं सकता, होगा नहीं, कर नहीं सकता कोई, लेकिन चला गया हुआ। और झूठी बात कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी झूठी बात? 10 साल राज हो गया, पूर्ण बहुमत आज भी था। 10 साल 2014 से पूर्ण बहुमत है सरकार का। उसके पहले अटल जी की सरकार थी, उन्होंने 10 साल बढ़ाए ना 10 साल, और 10 साल मोदी जी को। इन बातों को लेकर वो जो हमेशा करती आई ना फूट डालने का, उससे हमको सबको सचेत रहना पड़ेगा। तो पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के मतदान से पूर्व सियासी पार्टियों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। कोटा बूंदी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ओम बिड़ला के समर्थन में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभा करने वाले हैं। अमित शाह की सभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सीएडी ग्राउंड में सभा बुलाई गई है। सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के तमाम पदाधिकारी जुटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि सभा में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभाओं से हजारों लोग पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोटा दौरे को लेकर क्या है तैयारियां, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी शाकिर अली ने। एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो आप देखिए। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और कोटा बूंदी सीट पर लगातार प्रचार अभियान तेज हो गया है। स्टार प्रचारकों ने भी अब कमान संभाल ली है। कोटा में जो है गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है उसको लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। कार्यकर्ता जो है भाजपा के, उनमें जोश देखा जा रहा है। अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। हजारों लोग इस सभा में शामिल होंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जा रही है, हजारों लोग यहाँ पर आएंगे। 8 विधानसभाओं से यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। बड़ा डोम बनाया गया है यहाँ से अमित शाह जो है सभा को संबोधित करेंगे और भाजपा की नीतियों के साथ में केंद्र सरकार की योजनाएं और जो भविष्य की जो योजना है उसको लेकर के बात करेंगे। मैं बात करने की कोशिश करता हूं जिला अध्यक्ष राकेश जैन जी। राकेश जी, बहुत उत्साह है सभी लोगों में गृह मंत्री की सभा को लेकर। विराट व्यक्तित्व के धनी और देश के सम्मान्य गृह मंत्री, जिनके नेतृत्व में पिछले सालों में देश में कहीं आतंकवाद की घटनाएं नहीं हुई, कहीं बम विस्फोट की घटनाएं नहीं हुई। सहकारिता के माध्यम से जिनने कई हजारों करोड़ों लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है, लघु समूहों के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा है, आत्मनिर्भर भारत की योजना के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। ऐसे परम सम्मान्य गृह एवं सहकारिता मंत्री, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, कल दोपहर 12 बजे कोटा के सीएडी ग्राउंड में आगमन हो रहा है। अमित शाह जी हमारे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय, लोकप्रिय और समाजसेवी उम्मीदवार ओम जी बिड़ला के पक्ष में आम सभा को संबोधित करेंगे और निश्चित ही उनके आगमन से और उनके आम सभा संबोधन से एक नई लहर और कोटा में आएगी। जीत तो पहले से निश्चित है, किंतु जीत का मार्जिन निश्चित ही उनके आने से बहुत बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विराट व्यक्तित्व के धनी अमित शाह जी, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने बहुत बड़े सोपान चढ़े हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई है, किस तरह से तैयारी की गई है और क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई? यहाँ पे हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तैयारियां आप देख रहे हैं चल रही है। आज रात तक सब तैयारियां कंप्लीट हो जाएगी और मैं समझता हूँ लगभग 40,000 आदमी यहाँ पे उपस्थित रहेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सभा एक बहुत बड़ी सभा है और लगभग संपूर्ण तैयारी हमारी हो चुकी है। और कल जो ये
आम सभा होगी उसके बाद एकदम से पूरा माहौल और चेंज होगा। और जैसा राकेश जी ने कहा, जीत तो निश्चित है, मार्जिन कितना और बढ़ता है ये 4 तारीख को आपको पता लगेगा। मार्जिन बढ़ाने को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। जी, हम लोग बूथ से मंडल तक बैठ के ले रहे हैं, लगातार जनसंपर्क जारी है और उसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में मोदी जी की और माननीय बिरला जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनका आकर्षण है। उनको पता है कि माननीय ओम बिरला साहब किस तरह से हर गरीब आदमी के साथ दुख दर्द में और संकट के समय खड़े रहे, उनका साथ दिया है। इसलिए कार्यकर्ता मोदी जी और भाई साहब बिरला जी को बेहद पसंद कर रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी के आगमन से कोटा शहर में बेहद उत्साह का संचार हुआ है। तो जो गृह मंत्री आएंगे वो एक बड़ा मैसेज देकर के जाएंगे, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ से प्रत्याशी हैं और अपने सामाजिक कार्यों के लिए स्पीकर ओम बिरला देश भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। चुनाव का माहौल है, प्रचार अभियान लगातार तेज किया जा रहा है। बीजेपी जो है अब स्टार प्रचारक के रूप में गृह मंत्री को कोटा में ला रही है और कांग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है कि जल्दी यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी का भी रोड शो होगा। अब देखना होगा अमित शाह के सभा के बाद में, अमित शाह के कोटा के दौरे के बाद में किस तरह के माहौल में और बदलाव आता है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो पहले दौरे के मतदान खत्म होने के साथ ही स्टार प्रचारकों का फोकस दूसरे चरण के मतदान पर आ चला है। पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारकों के बदौलत चुनाव में जीत का जुगत लगाने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ आज जा रहे हैं राजस्थान। सीएम योगी चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीजेपी उम्मीदवार सीपी जोशी के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। जोधपुर और राजसमंद में भी सीएम योगी का रोड शो रहेगा। यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस बीच बात करी जाए श्री गंगानगर की, तो यहां पर शुक्रवार को यानी कि कल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान तो हो गया। मतदान के बाद श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा की ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में सादुल शहर, गंगानगर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर और करणपुर विधानसभा की ईवीएम रखी गई है, जबकि विधि महाविद्यालय में हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा विधानसभा की ईवीएम रखी गई है। सुरक्षा के लिहाज से राजस्थान पुलिस, बीएसएफ और आरएसी के जवान तैनात किए गए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के सभी चरणों में मतदान खत्म होंगे, वैसे ही 4 जून को मतगणना होगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 12 सीटों के लिए कल मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। श्री गंगानगर लोकसभा की बात करें तो सभी 8 विधानसभाओं की ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसे जैसे चुनाव के सभी चरण संपन्न होते जाएंगे और उसके बाद में 4 जून को इनकी गिनती की जाएगी। श्री गंगानगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 2 जगहों पर ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। हनुमानगढ़, संगरिया और पीलीबंगा विधानसभा की ईवीएम को विधि कॉलेज में रखवाया गया है, जबकि रायसिंह नगर, सादुल शहर, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़ की जो ईवीएम है उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बीएसएफ, आरएसी और राजस्थान पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और 4 जून को मतगणना के बाद ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो पाएगा। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। और चले बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो सीकर लोकसभा के 8 विधानसभाओं में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। ईवीएम को देर रात तक जिला मुख्यालय के राजकीय श्री कल्याण कन्या महाविद्यालय में बनाए गए मतगणना स्थल पर रखवाया गया है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। ईवीएम की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम के बाहर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कॉलेज परिसर में आने और जाने वाले सभी कर्मचारी की पूरी तरह से जाँच पड़ताल हो रही है। राजस्थान में पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बात करें सीकर लोकसभा क्षेत्र की, तो सीकर लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो है मतदाताओं ने खासे उत्साह के साथ अपना मतदान किया है और पूरे संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हो चुका है। मतदान के बाद में मतपेटियां जो है सीकर शहर के श्री कल्याण महाविद्यालय के अंदर जो है जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ पर जो है मतपेटियाँ रखवाई गई है। वहीं कड़ी सुरक्षा के इंतज़ाम भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है पुलिसकर्मी भी मतपेटियों की निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं अंदर आने जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी की जो आईडी चेक करके उन्हें
महाविद्यालय के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। 4 जून को जो है मतपेटियों की मतगणना होगी। मतगणना के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार जो है जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। वहीं मतगणना को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि सीकर के श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय में ही 4 अक्टूबर को मतगणना होगी और अलग अलग चरणों में जो है मतगणना की जाएगी। मतगणना के बाद में दोपहर बाद करीब जो है सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद में ही यह तय हो पाएगा कि सीकर संसदीय क्षेत्र से इस बार जीत का सेहरा किसके सर बंध पाता है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो भरतपुर लोकसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। वहीं 4 जून को वोटों की यहां गिनती होगी। वोटों की काउंटिंग के लिए एमएसजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया। स्ट्रांग रूम के चारों ओर बंदूकधारी सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे तैनात हैं। स्ट्रांग रूम के चारों ओर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 भरतपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुके हैं और जो प्रत्याशी हैं उनका भाग ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है और 4 जून को मतगणना होगी। मैं फिलहाल महारानी श्री जया महाविद्यालय में मौजूद हूं, जहां ईवीएम मशीनों को रखा गया है। स्ट्रांग रूम भी एमएसजी कॉलेज में बनाया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा अब वो दिखाएं। देखिए यहाँ सीआरपीएफ जो पुलिसकर्मी है वो 24 घंटे यहाँ तैनात हैं और पूरी सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। देखिए आप बंदूकधारी जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं और यह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जहाँ आने जाने वाले लोगों पर बिल्कुल पूरी तरह से निगरानी रखी गई है और यहाँ जो बाहर के लोग हैं उनको बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि 4 जून को मतगणना होगी और 19 अप्रैल यानी कल यहाँ पर वोटिंग हुई थी। हालांकि जो मतदान था वो 2019 की बजाय कम हुआ है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदान के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। चुनाव खत्म होने के बाद से ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के मतों की काउंटिंग के लिए हमेशा की तरह इस बार भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम यहां बनाया गया है। सभी 8 विधानसभाओं से ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। स्ट्रांग रूम के चारों ओर टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम है। स्ट्रांग रूम के पास 24 घंटे सुरक्षा में जवानों को तैनात किया गया है। बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के टिकट पर यहां चौथी बार चुनावी मैदान में। वहीं कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर दांव खेला है। तो झुंझुनू लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो गया। देर रात तक मतदान दलों ने ईवीएम सेठ मोतीलाल कॉलेज में जमा करवा दिए हैं। झुंझुनू लोकसभा सीट के 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच सेठ मोतीलाल कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई है। 18वीं लोकसभा के लिए झुंझुनू की 8 विधानसभा क्षेत्र में 52.29% मतदाताओं ने वोट कास्ट किया। 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में 9.82% कम है। मुख्य मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में। कांग्रेस से ब्रजेंद्र ओला तो बीजेपी से शुभकरण चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। झुंझुनू में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद देर रात तक ईवीएम मशीनें हैं वो झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज में जमा होती रही। झुंझुनू की जो बात करें हम तो 1750 बूथों की मतपेटियां है वो देर रात तक झुंझुनू के मोतीलाल कॉलेज में जमा हुई। वहीं फतेहपुर विधानसभा की 247 बूथों की मतपेटियां है वो सुबह है वो झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज में लाई गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज में 2 स्ट्रांग रूम है वो बनाए गए हैं। 2 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इसमें 3 लेयर की सुरक्षा है वो लगाई गई है। प्रथम जो लेयर है वो आरपीएसएफ है उसकी लगाई गई है। जो अंदर का बिल्डिंग एरिया है उसकी सुरक्षा है वो देख रहे हैं। बाहर आरएससी के जवान हथियारबंद जवान है उनको लगाया गया है जो इस परिसर की सुरक्षा है उसको कवर कर रहे हैं। वहीं बाहर जो गेट है उस पर राजस्थान पुलिस की क्यूआरटी टीम को लगाया गया है जो आने जाने वाले लोगों की गहनता से पूछताछ करने के बाद ही अंतर एंट्री है वो मिल रही है। और वहीं सुरक्षा की और बात करें हम तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर है वो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं
पूरी बिल्डिंग में आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे से लेस है, वो इस बिल्डिंग को जो स्ट्रॉन्ग बनाया गया है उसको किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग रूम में कोई भी परिंदा है वो पर नहीं मार सकता, क्योंकि 3 लेयर की जो सुरक्षा है वो यहाँ लगाई गई है। 4 जून को मतगणना वाले दिन यहाँ से मतपेटियां हैं वो मतगणना के लिए जाएंगी। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। और इस बीच यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। पाकिस्तान की सरहद से सटा रेतीले धोरों के बीच में बसा बाड़मेर। रेगिस्तान के सारे चुनावी रंग यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन रेगिस्तान में इस मुकाबले में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने कूदकर तहलका मचा दिया है। यह है रविंद्र भाटी और इलाके में इनकी धूम है। युवाओं में क्रेज है, लोगों की जुबान पे इनका नाम है। वो फिलहाल बाड़मेर में शिव से निर्दलीय विधायक है और अब युवाओं के हुजूम के साथ लोकसभा की इस सीट पर सबको चुनौती दे रहे हैं। उनके सामने है बीजेपी के मंत्री कैलाश चौधरी, तो दूसरी ओर कांग्रेस के उमेदाराम, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है बाड़मेर का लोकसभा क्षेत्र, जहां के मतदाता ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। इंडिपेंडेंट जो कर सकता है, मुझे लगता है कि वो शायद सरकार के अंदर रह के भी वो आदमी नहीं कर सकते। निर्दलीय पक्ष और विपक्ष के बीच की एक धुरी होती है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितनी मजबूती से सदन के अंदर निर्दलीय अपनी बात रख सकता है, उतनी मजबूती से पक्ष और विपक्ष के लोग भी नहीं रख सकते। सोशल मीडिया पे रविंद्र भाटी के 22 लाख फॉलोअर्स हैं। हालांकि असली सवाल ये है कि क्या ये फॉलोइंग वोट में बदलती है या नहीं। कैलाश चौधरी मौजूदा सांसद हैं और मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के आप सभी निश्चित रूप से दिलों में बसे हुए हो, और प्रधानमंत्री जी आपके दिलों में बसे हुए हैं, और इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि आप सभी मेरे परिवार के सदस्य। वो रविंद्र भाटी को चुनौती नहीं मानते हैं। सोशल मीडिया पे अगर चर्चा होने से काम नहीं होता। वोट कौन देता? वोट तो जनता देती है, और ये वोट यहाँ पर जनता देख रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वोट सिर्फ एक ही बात जो अभी आप सुन रहे हैं, वोट हमारे को मोदी को देना है। कई बार कोई अगर आता है उसको देखने के लिए तो कोई भी व्यक्ति आता है, लेकिन वोट तो जनता देगी। बाड़मेर में जातिगत राजनीति हमेशा से हावी रही है। जाट और राजपूत मतदाता ज्यादातर आमने सामने रहते हैं। माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति और मूल ओबीसी भी ऐसे में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शायद इसलिए कांग्रेस ने सोच समझ के उमेदाराम को यहां से उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। हाल ही में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। स्वभाव सरल और मिलनसार है। 10 साल का मुझे दिल्ली पुलिस बतौर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेवा का अनुभव है, तो मुझे सब पता है कि एक पुलिस कांस्टेबल की क्या परेशानी हो सकती है, एक फौजी की क्या समस्या हो सकती है, एक मजदूर की क्या समस्या हो सकती है। उसके बाद में मैंने बिजनेस भी किया, तो एक एज ए बिजनेसमैन जो स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप कितना मुश्किल होता है, कितना अपने आप को स्ट्रगल करना, वो सारी समस्याओं से निकला हुआ हूँ। तो मुझे हर
नागरिक की क्या समस्या हो सकती है उससे मुझे अच्छी तरीके से पता है और उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। लेकिन रेगिस्तान के रेतीले धोरों के बीच फैला ये क्षेत्र पानी के लिए तरस रहा है। पानी की समस्या है, पानी आता ही नहीं है, वो नल गालिया बूटी आए ही नहीं, छोड़ के लप पानी आवे, वहाँ तो फिर वहाँ तो कोई होता ही नहीं खाए। आका गांव में पानी नहीं आवे, कई समस्या है। साइड में आवे, साइड में नहीं आवे, साइड क्या होता है, नहीं आवे तो घणी थोड़ा नहीं आवे, संख्या है, संख्या है, तो कटे जानो पड़े पानी, टैंकर डलवाओ, टैंकर लगा रहा था, टैंकर लानो पड़े, नहीं आवे पानी, तो कोई को जानवर बाबा जी मेरे तालाब में पड़ी तो पानी पियो, ये बाड़मेर में तेल के भंडार मिलने से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा जरूर मिला है। अब सबको इंतजार है कि पचपदरा में रिफाइनरी कब शुरू होगी ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। मेन समस्या पानी के यहाँ पर है, युवाओं को रोजगार और पानी, ये सबसे मेन समस्या यही है। तेल के भंडार और रिफाइनरी यहाँ के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। बारिश यहाँ बहुत कम होती है। बाड़मेर अकाल के साये में जीता आया है और यहाँ भी खेती मुनाफे का सौदा नहीं है। खेती बाड़ी वाला तो घुनाई वे, बिजली नहीं वे कोई, तो कई करो फिर मजदूरी करो, मजदूरी करो, कटे जाओ मजदूरी करो, उन्होंने पैसे उन्होंने बढ़िया जाओ, बढ़िया जाओ, दूर जाओ बैठो। हाँ सर। राजधानी जयपुर से 600 किलोमीटर दूर कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित बाड़मेर फिलहाल राजनीतिक जंग लड़ रहा है और इसके उम्मीदों के रंग तय करेंगे कौन करेगा बाड़मेर की नुमाइंदगी। बाड़मेर लोकसभा सीट रातों रात हॉट सीट बन गई है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर एंट्री मारी है निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने। वैसे यहाँ पर जो कांग्रेस है वो जातिगत राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा मोदी मैजिक के नाम पर वोट मांग रही है। लेकिन क्या रविंद्र भाटी की जो इतनी बड़ी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है वो मतदान के दिन उनके पक्ष में जाएगी, ये देखना आगे है। बाड़मेर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार और राजू माली के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। भरतपुर में बयाना भरतपुर मार्ग स्थित उज्जैन के पास भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां ट्रक को बचाने के चक्कर में एक कार पेड़ से टकरा गई। घटना में बैठे आपको जानकारी दें कि घटना में कार में बैठे 4 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद घायलों को आरबीएम अस्पताल लाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। तो मौके की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं किस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है और उज्जैन के पास ये घटना सामने आई है। घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।